उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने कल 19 अप्रैल 2026 को एडवर्टीज़मेंट नंबर 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। ये री एग्ज़ाम है। इससे पहले एक एग्ज़ाम हो चुका है जो कि कैंसिल कर दिया गया था। अब ये एग्ज़ाम दोबारा हुआ है। कल सुबह की मीटिंग में ज्योग्राफी का पेपर हुआ था और ज्योग्राफी के पेपर में जैसा कि आप जानते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं एज़ यूजुअल और 30 क्वेश्चंस जीएस के होते हैं और 70 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के होते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी के उन्हीं 70 क्वेश्चंस का बिल्कुल सही और सटीक आंसर उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर आया है ज्योग्राफी का, ये अगर देखा जाए तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, जो मेरी सोच है उसके अकॉर्डिंग इसमें लगभग 55 टू 57 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन हैं। हाँ, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है। बाकी के जो 15 या 12 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो थोड़े से टफ़ हैं और अगर वहाँ पर भी एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई किया जाए तो वो क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सही किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि 70 क्वेश्चंस को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आप इस टेक्निक का सही इस्तेमाल कर लें तो आप सही उत्तर का चुनाव बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये जो पेपर का पैटर्न है, ऐसा पैटर्न कभी नहीं पूछा गया है और ऐसा पैटर्न कभी आया भी नहीं है, ख़ासतौर से इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में। इसकी लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लगता है कि क्वेश्चन से ज़्यादा ध्यान दिया गया है लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट करने में, और हिंदी तो उससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन चलिए, कोई नहीं, हमारे पास एलिमिनेशन टेक्निक है। हम उस टेक्निक से ज़्यादा सही उत्तरों का चुनाव कर पाने में सक्षम हैं और ज़्यादातर लोगों ने किया भी है, इसी एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाया भी है और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। स्कोर की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग आंसर की को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। महासागरीय बेसिनों के सबसे गहरे हिस्से सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक संरचना से संबंधित होते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ये क्वेश्चन हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है तभी आप जान पाएंगे जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो यहाँ तो क्या, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। यहाँ इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह पूछ रहा है कि महासागरीय बेसिनों के सबसे गहरे हिस्से, महासागरों के जो सबसे गहरे हिस्से कौन से होते हैं, ट्रेंचेज होती हैं, वो सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक संरचना से संबंधित होते हैं, किस टेक्टोनिक एक्टिविटी, किस टेक्टोनिक सेटिंग से वो संबंधित होते हैं। तो आपको पता होगा, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि जहाँ पर दो प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है, वहाँ पर इन ट्रेंचेस का निर्माण होता है। तो इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखा जाए तो इस क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भूगोल में प्रमुख द्वैतवादों, द्विभाजनों का ज्ञान शास्त्रीय आधार मूल रूप से किसमें निहित है। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। द एपिस्टीमोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेजर डुअलिज्म डाइकोटोमीज इन ज्योग्राफी इज़ फंडामेंटली रूटेड इन। देखिए, मैं आपको सही बताऊं तो मैंने ये क्वेश्चन या ये फैक्ट कभी नहीं देखा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने एपिस्टोमोलॉजिकल या ऑन्टोलॉजिकल के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये इसके सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कार्टेशियन डुअलिज्म। अब मैंने इसको भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जगह पर लिखा हुआ है डुअलिज्म और यहाँ पर लिखा है मोनिज्म। मोनिज्म या अद्वैतवाद का मतलब है कि वो किसी चीज़ को दो भागों में बटा हुआ नहीं मानते हैं, लेकिन द्वैतवाद में क्या होता है कि हम चीज़ों को दो भागों में बटा हुआ मानते हैं। तो इस आधार पर भी अगर हम सोचें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो इसी आंसर की है, कार्टेशियन डुअलिज्म। सांस्कृतिक सापेक्षवाद भी इसमें फिट नहीं बैठ रहा है और मार्क्सवादी जो द्वंद्वात्मकता है, मार्क्सिस्ट डायलेक्टिक्स, ये भी इसमें फिट नहीं बैठ रही है। तो ऑन्टोलॉजिकल मोनिज्म नहीं हो सकता है। तो अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो कार्टेशियन डुअलिज्म ही बिल्कुल सही बैठता है और इसके आगे डुअलिज्म शब्द भी लगा हुआ है और डुअलिज्म के बारे में पूछा भी जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी।
मैंने ये पहली बार सुना है। ये टफ़ क्वेश्चन है। टफ़ इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, हमने इसको पढ़ा नहीं है, इसलिए टफ़ लग रहा है। अगर पढ़ा होता तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कृषि क्रांतियों, यहाँ पर 4 कृषि क्रांति दी हुई हैं, को उनके ऐतिहासिक उद्भव के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, यहाँ पर 4 क्रांति दी हुई हैं: हरित क्रांति, नवपाषाण कृषि क्रांति, दूसरी कृषि क्रांति और जीन क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन, नियोलिथिक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, सेकंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और जीन रिवॉल्यूशन। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो नियोलिथिक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है, आज से 10,000 साल पहले 10,000 साल पहले हुई थी। और नियोलिथिक वर्ड इसके आगे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये बाकी की तीनों क्रांतियों से सबसे पहले है। तो सबसे पहले तो बी होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक दिया हुआ है जीन क्रांति, जीन रिवॉल्यूशन, जो कि प्रेजेंट टाइम पे चल रही है। जीन्स में चेंजेस किए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, तो ये बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, डी। अब बीच में ए आएगा कि सी आएगा, अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ए और सी को देख लेते हैं। देखिए, ये जो सी है, दूसरी कृषि क्रांति, ये ब्रिटिश एग्रीकल्चरल क्रांति है, ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन है, और ये 18वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। दूसरी कृषि क्रांति में यहाँ लिख देता हूँ 18वीं शताब्दी। और हरित क्रांति तो हम जान ही रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम पर हुआ है। जीन क्रांति से पहले, तो सी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो इस तरीके से अगर इसके ऑप्शंस को देखा जाए तो बी सी ए डी, ऑप्शन सी, ये जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले नवपाषाण कृषि क्रांति, उसके बाद दूसरी कृषि क्रांति, या जिसको कि हम ब्रिटिश एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। उसके बाद है हरित क्रांति ए, हरित क्रांति को थर्ड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कहा जाएगा। और उसके बाद है डी, जीन क्रांति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सामाजिक भूगोल में सामाजिक कल्याण की अवधारणा का सबसे उचित मूल्यांकन किस एकीकृत संकेतक सेट के माध्यम से किया जाता है? देखिए, यहाँ पर कुछ सेट दिए हुए हैं, कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। जैसे एक है, ए में दिया हुआ है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय की उपलब्धियाँ। दूसरे में दिया हुआ है शहरी घनत्व और औद्योगिक रोजगार। तो संकेतक सेट का मतलब ये है कि कुछ इंडिकेटर्स के कुछ ग्रुप दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी में। लेकिन हमको सामाजिक कल्याण की अवधारणा जो कि DM स्मिथ ने दी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा है, और उन्होंने 7 संकेतक दिए हुए हैं, 7 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जिसमें से अगर इनको देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइएगा। जैसे कि द थर्मल विंड रिलेशनशिप एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ अपर एयर वेस्टर्लीज एज ए फंक्शन ऑफ। तापीय पवन संबंध ऊपरी वायु पश्चिमी हवाओं के गठन को एक कार्य के रूप में समझाता है। देखिए, हिंदी को पढ़ना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मेरे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है। और जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस 2 घंटे की अवधि में, तो आप वाकई परेशान हो गए होंगे इसकी हिंदी को देखकर। आप कोई नहीं, हमको यहाँ पर फोकस करना है अपर एयर वेस्टरलाइज, जो कि ऊपरी वायु पश्चिमी हवाओं, जो ऊपर जो पछुआ पवनें चलती हैं, हमको उन पर फोकस करना है। और वो क्यों चलती हैं, बस उसका आंसर हमको ढूंढ लेना है। बस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। बस सिंपल सी बात को बहुत ही कठिन तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। बस उनका मकसद है आपको कंफ्यूज करना। तो देखिए, अगर हम इसमें एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं तो जैसे कि ये जो प्लेनेटरी एल्बिडो वेरिएशन, ये नहीं हो सकता है। लेटेंट हीट फ्लक्स भी नहीं हो सकता है। वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट अलोन, सिर्फ अकेला ये नहीं हो सकता है। देखिए, हवाएं चलती हैं प्रेशर ग्रेडियंट या टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण। जो प्रेशर डेवलप होता है वो टेम्परेचर में डिफरेंसेस के कारण होता है। तो अगर इस लॉजिक पे सोचा जाए तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये जो क्षैतिज तापमान प्रवणता है, इसके कारण ही जो है प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा, और उसके कारण जो है ऊपरी वायुमंडल में, क्षोभ मंडल के नीचे अपर एयर वेस्टर्लीज, ऊपरी पछुआ पवनों का संचार होगा।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 बहुत आसान सवाल है। देखिए, जो क्वेश्चन सरल सरल आए हैं वो बहुत ही सरल आए हैं, बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चन आए हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 है, वो कह रहा है कि जनसंख्या संसाधन क्षेत्रीकरण, इंग्लिश में पढ़ेंगे पॉपुलेशन रिसोर्स रीजनलाइजेशन। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन पढ़ते हैं, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। वहाँ पर एक प्रकार होता है संयुक्त राज्य प्रकार, यूनाइटेड स्टेट टाइप, उसकी विशेषता क्या है, बस वो आपको यहाँ पर बताना है। और अगर इन चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। जो प्रदेश यूएसए प्रकार के प्रदेश होते हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी हाई मिलती है, रिसोर्स भी हाई मिलते हैं, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मध्यम होती है, मॉडरेट होती है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 37 भी जो है, ये भी आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हैं और थोड़ा सा बस बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना है, ये बड़ी ही आसानी से आपका हो जाएगा। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा चरण भारत में शहरी नियोजन के विकास में सबसे पहले आया था। देखिए, भारत में जो अर्बन प्लानिंग हुई है, ये देखिए ये किसी ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहा है कि किस अवधि की शहरी नियोजन के बारे में बात हो रही है, वो उसके बारे में नहीं बता रहा है। कभी भी पूरे भारत के इतिहास में जो भी अर्बन प्लानिंग्स हुई हैं वहाँ पर कौन सा, यहाँ पर 4 स्टेप्स दी हुई हैं, 4 चरण दिए हुए हैं, वो कौन सी स्टेप सबसे पहले अपनाई गई थी इन चारों में से। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद की विकास योजना, तो क्या स्वतंत्रता से पहले क्या शहर नहीं थे, तो ये तो ऑप्शन गलत है। राज्य स्तरीय योजना कानून, ये भी नहीं है ना। और मास्टर प्लान को अपनाना, ये तो रिसेंट टाइम में अपनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कॉलोनियल म्युनिसिपल इनिशिएटिव्स, औपनिवेशिक नगर पालिका पहल। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करना है और सिंपल लॉजिक लगाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। रेडिकल भूगोल, ये जो रेडिकल ज्योग्राफी है, स्थानिक संगठन की व्याख्या है ना, इंटरप्रेट्स स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली थ्रू द लेंस ऑफ। रेडिकल भूगोल स्थानिक संगठन की व्याख्या मुख्य रूप से किस दृष्टिकोण से करता है। तो देखिए, अगर आपने रेडिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा भी आइडिया अगर आपको रेडिकल ज्योग्राफी का है, तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ें तो ये जो क्लास रिलेशंस हैं, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा अगर आपने थोड़ा सा भी रेडिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ फ्रिंजिंग बैरियर एंड अटॉल रीफ्स इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद। हाँ, फ्रिंजिंग बैरियर और अटॉल रीफ्स जो हैं, उनका जो क्रमिक विकास होता है, अगर आपने इनकी क्रमिक विकास को पढ़ा है, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है, और चारों ऑप्शन अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सटीक आंसर होगा सबसाइडेंस ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स, ज्वालामुखी द्वीपों का अवसादन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकास के तंत्र में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए। इंग्लिश पढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलपमेंट ओवर द बे ऑफ बंगाल। बंगाल के ऊपर जो चक्रवातों का निर्माण होता है, उनका विकास क्रम क्या होता है, मतलब उनके डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, वो 4 स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं और उनको अरेंज करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको गर्म समुद्र चाहिए और तापमान अधिक होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर तापमान होना चाहिए, तब ये चक्रवात डेवलप होते हैं। तो ये देखिए, सबसे ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए में, तो सबसे पहले आ जाएगा ए। यहाँ पर अगर आप ए देखें तो गर्म समुद्र के ऊपर कम दबाव का निर्माण। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। देखिए, ए में कह रहा है कि लो प्रेशर डेवलप हो गया। अब जब लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो चारों तरफ से हवाएं लो प्रेशर की ओर आएंगी, झपटेंगी भीतर की ओर, तो चक्रवातीय परिसंचरण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन। हवाएं चारों ओर से
लो प्रेशर की ओर आएंगी। तो इसके बाद आ जाएगा सी, जब हवाएं चारों ओर से लो प्रेशर की ओर आएंगी, केंद्र में इकट्ठी होंगी, तो ये हवाएं ऊपर की ओर राइज करेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। और इस प्रक्रिया में क्या होगा कि जो चक्रवात का और इंटेंसिफिकेशन हो जाएगा लेटेंट हीट के कारण। तो इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो है इस बी में दिया हुआ है। और जब ये चक्रवात डेवलप हो जाएगा तो फिर ये स्थल की ओर चलना शुरू करता है, और फिर जब स्थल की ओर ये आता है तो इसका विनाश शुरू हो जाता है कि ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद आ जाएगा डी। तो ए सी बी डी कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ए सी बी डी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सांस्कृतिक या भौतिक एकरूपता के बजाय मुख्य रूप से शासन दक्षता के लिए बनाया गया प्रशासनिक क्षेत्रों को सबसे अच्छी तरह से किस प्रकार से समझा जाता है। इंग्लिश में समझ लेते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ की बात हो रही है। क्रिएटेड बनाए जाते हैं प्राइमरीली मुख्य रूप से फॉर गवर्नेंस एफिशिएंसी, मतलब हम बहुत अच्छी तरीके से शासन को चला सकें। इस आधार पर, आधार क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से शासन को चलाना, इस आधार पर अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, बजाय इसके कि हम कल्चरल और फिज़िकल होमोजेनिटी पर ध्यान दें। न हमको कल्चरल होमोजेनिटी पर ध्यान देना है और ना ही हमको फिज़िकल होमोजेनिटी पर ध्यान देना है। अगर इस आधार पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ को बनाते हैं तो उसको आर बेस्ट अंडरस्टूड एज, कहने का मतलब ये है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट सुटेबल है इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ के लिए, जिनका मुख्य उद्देश्य बनाए जाने का होता है गवर्नेंस एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखिए अगर ऑप्शंस को पढ़ा जाए तो पहला है फंक्शनल रीजन्स डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ तो इकोनॉमी की बात ही नहीं हो रही है। अगला है कल्चरल रीजन्स डिफाइंड बाय लिंग्विस्टिक, नहीं ये भी नहीं हो रहा है, भाषा की बात नहीं हो रही है। फॉर्मल रीजन्स डिटरमाइंड बाय नेचुरल फीचर्स, ये तो बात हो ही नहीं रही है। तो बचता है ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूशनल रीजन्स एस्टेब्लिश्ड थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, प्रशासनिक प्राधिकरण के माध्यम से स्थापित संस्थागत क्षेत्र। तो एलिमिनेशन टेक्निक अगर आप अपनाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। सिंपल क्वेश्चन है, एंडोजेनेटिक उत्थान और एक्सोजेनेटिक डेन्यूडेशन, मतलब उत्थान हो रहा है और अवतलन हो रहा है, डेन्यूडेशन भी हो रहा है, कि दीर्घकालिक अंतरक्रिया के माध्यम से राहत में होने वाली क्रमिक कमी को सब राहत नहीं है, देखिए यहाँ पर राहत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ रिलीफ है। यहाँ देखिए इंग्लिश में देखेंगे तो रिलीफ मिलेगा आपको, तभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप इंग्लिश वर्जन नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश भी आपको मजबूत करनी पड़ेगी। में होने वाली क्रमिक कमी को सबसे उपयुक्त रूप से किस रूप से संकल्पित किया गया है। चलिए अब हिंदी में तो नहीं समझ पाएंगे, इंग्लिश में समझते हैं। द प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ रिलीफ, देखिए जो उच्चावच होते हैं उनका अवतलन हो रहा है, उनका रिडक्शन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, एंडोजेनेटिक अपलिफ्टमेंट और एक्सोजेनेटिक डेन्यूडेशन के कारण। अंदर से जो बल लगते हैं पृथ्वी के अंदर से उनके कारण उत्थान हो रहा है, और बाहर जो अपर्दन के कार्य करते हैं उसके कारण डेन्यूडेशन हो रहा है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है कि जो रिलीफ हैं उनका रिडक्शन हो रहा है, अंततः वो रिड्यूस कर रहे हैं, साइज में छोटे हो रहे हैं। इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएटली कंसेप्चुलाइज्ड एज, देखिए अगर आपने जीटी हैक का गतिक संतुलन सिद्धांत पढ़ा है तो आप सीधे इस क्वेश्चन में इसके ऑप्शन ए को टिक करिए, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी एक भी ऑप्शन इसके सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ये जीआईएस का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको जीआईएस की सामान्य जानकारी भी है तो भी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर लेंगे। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन टेक्निक से सही करना है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जीआईएस में नेटवर्क विश्लेषण का उपयोग करके, देखिए नेटवर्क एनालिसिस का उपयोग करके अभिगम्यता मानचित्रण की विश्वसनीयता काफ़ी हद तक किस एकीकृत डेटा सेट संरचना पर निर्भर करती है। चलिए इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ एक्सेसिबिलिटी मैपिंग, एक्सेसिबिलिटी मैपिंग कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितनी आसानी से हम पहुंच सकते हैं, इसकी मैपिंग हो रही है। मैपिंग करने का तरीका है नेटवर्क एनालिसिस, जीआईएस में नेटवर्क एनालिसिस किया जाता है।
लार्जली डिपेंड्स ऑन विच इंटीग्रेटेड डेटा सेट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर 4 प्रकार के डेटा सेट्स दिए हुए हैं, कुछ रास्टर हैं, कुछ वेक्टर हैं, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर। अब कौन से डेटा सेट का हम यूज़ करके नेटवर्क एनालिसिस करते हैं और उसके माध्यम से एक्सेसिबिलिटी मैपिंग करते हैं? तो सीधा सा ये क्वेश्चन है कि जीआईएस में नेटवर्क एनालिसिस के लिए हमें रास्टर डेटा का यूज़ करना होता है कि वेक्टर डेटा का यूज़ करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क एनालिसिस के लिए हम हमेशा वेक्टर डेटा का यूज़ करते हैं, रास्टर डेटा का यूज़ नहीं करते हैं। सिंपल सा लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पर ए में दिया हुआ है सैटेलाइट इमेजेस, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सैटेलाइट इमेज रास्टर डेटा होती है। यहाँ पर डी में दिया हुआ है ग्रिडेड क्लाइमेटिक डेटाबेस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एक रास्टर डेटा होता है। सी में दिया हुआ है रास्टर एलिवेशन ग्रिड, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी रास्टर डेटा है। तो वेक्टर डेटा सिर्फ और सिर्फ है टोपोलॉजिकल वेक्टर नेटवर्क विद एट्रीब्यूट टेबल्स। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक वेक्टर डेटा है जो जिसमें कि कुछ जानकारियां हैं जो कि हमने एट्रीब्यूट टेबल में सजा के या संभाल के रखी हुई हैं, सेव करके रखी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि जीआईएस में जो नेटवर्क एनालिसिस की जाती है उसके लिए रास्टर डेटा का यूज़ किया जाता है कि वेक्टर डेटा का यूज़ किया जाता है। तो बस इस आधार पर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वॉन थ्यूनियन के मॉडल का क्वेश्चन है। इन वॉन थ्यूनियन मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड रेंट इज थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड बाय। एग्रीकल्चरल जो लैंड रेंट होता है, आर्थिक लगान जो है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बस इसको आपको बताना है। और अगर आप चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बाकी एक भी सही नहीं है। आप सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है। आप जानते हैं कि मेसोस्फीयर में सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अ कंट्री एक्सपीरियंसिंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिकॉर्ड्स डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स। मतलब जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है। फॉलोड बाई, इसके बाद क्या हो रहा है कि डिलेड फर्टिलिटी डिक्लाइन। मतलब फर्टिलिटी जो रेट है, जो प्रजनन दर है, उसमें भी धीमे धीमे वो गिरना शुरू हुआ है। उसके पीछे कारण ये है कल्चरल परसिस्टेंस, सामाजिक या सांस्कृतिक दृढ़ता के कारण जो है इसमें जो जन्म दर थी, जो पहले जन्म दर ज़्यादा थी, ज़्यादा लोग बच्चे पैदा कर रहे थे, अब वो धीमे धीमे उनके कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये स्थितियाँ ये दो केसेस दिए हुए हैं, डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स और डिलेड फर्टिलिटी डिक्लाइन। मतलब अभी भी, कहने का मतलब ये है कि अभी भी फर्टिलिटी ज़्यादा ही है और मृत्यु दर कम हो गई है। तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, जो वो मॉडल है, उस मॉडल के आधार पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा घटित हो सकता है? क्या पॉपुलेशन स्टैग्नेशन फेज होगा, या स्टेबल पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा, या जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगी वो नेगेटिव होगी, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए जो सेकंड स्टेज होती है, सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो डेथ रेट धीमे धीमे गिरना शुरू होती है, बहुत धीमे धीमे गिरना शुरू होती है, और जो जन्म दर होती है, जो फर्टिलिटी होती है, वो भी बाद में धीमे धीमे कम होना शुरू होती है। तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्टेज होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में खनिज संसाधन और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के बीच सही जोड़ी की पहचान कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बॉक्साइट कोराटपुर प्लेटू। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि इन ए मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो रही है, मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन है, द मैक्सिमम रेनफॉल इज जनरली एसोसिएटेड विद। बहुत ही आसान सवाल है, आई वॉल रीजन, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आधुनिक भौगोलिक विचार के विकास में निम्नलिखित प्रतिमानों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
यहाँ पर चार जो है, चार जोग्राफिकल थॉट्स दी हुई हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो आया था डिटर्मिनिज्म, उसके बाद पॉसिबिलिज्म, उसके बाद क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया है और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार दृष्टिकोण या बिहेवियरल अप्रोच आई। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है ए, डी, बी और सी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ए, डी, बी, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य पर वैश्वीकरण का प्रभाव किस स्थानिक परिवर्तन पैटर्न में सबसे अधिक परिलक्षित होता है? चलिए इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ता है संस्कृति पर, ये बात बिल्कुल सही है। ऑन इंडियन कल्चरल लैंडस्केप, भारत का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है उस पर भी ग्लोबलाइजेशन या विदेशी जो संस्कृतियां हैं, जो कल्चर है, उसका प्रभाव पड़ा है। इज़ मोस्ट स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, किस में प्रदर्शित होता है? इन विच स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन पैटर्न। अब इस पर आप कंफ्यूज मत होइए कि स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन पैटर्न क्या है, बस इतना जानिए कि जो विदेशी कल्चर है, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो बाहर की कल्चर इंडिया में आ रही है, उसका प्रभाव भारत की कल्चरल लैंडस्केप पर भी पड़ा है। तो वो किस ऑप्शन के द्वारा बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, बस उसको आपको बताना है। तो अगर आप इसमें एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहरी नेटवर्कों में सांस्कृतिक प्रथाओं का संकरण। ये जो हमारे शहर हैं, यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से हम विदेशी चीज़ों को अपना रहे हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि पर्वत निर्माण का भू संक्रमण सिद्धांत मौलिक रूप से माना जाता है। अब देखिए, इंग्लिश में पढ़िए तो ही क्लियर होगा। द जियोसिंक्लिनल थ्योरी, ये तो आप जानते ही होंगे, ऑफ माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत निर्माण से संबंधित जो जियोसिंक्लिनल थ्योरीज होती हैं वो क्या अज्यूम करती हैं, वो क्या बताती हैं। तो देखिए, अगर एलिमिनेशन टेक्निक को अगर आप अपनाते हैं तो ना तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ना सी सही होगा, ना डी सही होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्टिकल सबसाइडेंस एंड सेडिमेंट एक्यूमुलेशन फॉलोड बाय कंप्रेशन। देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि जो अवसाद होंगे वो वर्टिकली नीचे की ओर बैठेंगे, अवसादों का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसके बाद कंप्रेशन हो जाएगा। यही हम जियोसिंक्लिनल थ्योरी में पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, तुक्के में आप इसको सही कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन डिजिटल मैपिंग यूजिंग रिमोट सेंसिंग डाटा। देखिए, रिमोट सेंसिंग डेटा का जब हम प्रयोग करते हैं और डिजिटल मैपिंग करते हैं तो हम उसको प्रयोग करने से पहले कुछ प्रोसेस अपनाते हैं, कुछ प्रोसेस हम करते हैं। तो वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, बस उसको आपको बताना है। अब तो यहाँ पर 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, तो मैं आपको सही इसका आंसर बता दूं कि जो सबसे पहले जो इसमें जो होता है वो होता है रेडियोमेट्रिक करेक्शन सी। रेडियोमेट्रिक करेक्शन के बाद ही हम ज्योमेट्रिक करेक्शंस करते हैं। यही एक प्रथा है, यही एक परंपरा है। और रेडियोमेट्रिक करेक्शन करने के बाद जो है हम इमेज क्लासिफिकेशन किया करते हैं और इमेज क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने क्लासिफिकेशन सही किया है, गड़बड़ किया है, उसकी जांच करने के लिए हम ग्राउंड पर जाते हैं। तो ग्राउंड ट्रुथ वेरिफिकेशन करते हैं डी। तो CABD, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसको इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में मत पढ़िए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस, इससे एक अनुमान निकल रहा है, इससे एक इन्फ्रेंस निकल रहा है। अब क्या बात कही जा रही है उस बात को ज़रा समझिए। व्हेन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डिक्लाइन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं। सब्सटेंशियली, काफ़ी कम कर दी है। मतलब सब्सटेंशियली वर्ड का यूज़ करने का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमने काफ़ी कम कर दिया है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तकनीकी में हमने इतना सुधार कर लिया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमने बहुत कम कर दिया है किसी एक रीजन में, इन ए रीजन, ठीक है, डोमिनेटेड बाय रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये जो रीजन था यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ थीं जो कि रिसोर्स बेस्ड थीं। मतलब वो जो कच्चा माल होता है उस पर आधारित उद्योग थे। अब
होता क्या है कि जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक होती है, या नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जब कच्चा माल भारी होता है, ठीक है, तो हम इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं वो कच्चे माल के स्रोत पर ही लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो एक रीजन में बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ का कंसंट्रेशन है ड्यू टू द हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई है, तो ये जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, इनका कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ लगें, ये कहीं और भी लगाई जा सकती हैं। तो इस आधार पर अगर आप सोचेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेशल कंसंट्रेशन नियर रिसोर्स साइट्स बिकम लेस रिजिड। कोई आवश्यकता नहीं होगी कि हम वहाँ पर ही लगाएं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रही है तो इंडस्ट्री यहाँ से उठाकर हम बाहर भी लगा सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 54 है कि इंग्लिश में पढ़िएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रिंसिपल। कोई एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, और ये सिद्धांत किसके बारे में बता रहा है? बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है। हमारा जो संतुलित क्षेत्रीय विकास है ना, इसके पीछे कौन सी अवधारणा होती है, कौन सा प्रिंसिपल होता है? बस आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप जान पाएंगे, ऑप्शन ए, रिडक्शन ऑफ इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू टारगेटेड डेवलपमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, अगर बाकी तीनों देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, मतलब ग्रामीण जो सेटलमेंट्स हैं उनको ख़त्म कर दो इन फेवर ऑफ अर्बन एक्सपेंशन। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, इससे कहाँ संतुलित विकास आएगा? उसके बाद कह रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज रिस्पेक्टिव ऑफ रिसोर्सेस, तो ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, इंडस्ट्रीज लग ही नहीं पाएंगी। अगला है कि कंसंट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मेट्रोपॉलिटन रीजन्स, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। ये बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपने वेबर के सिद्धांत को बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर अगर आपने पढ़ा है, उसकी बारीकियों को अगर आपने समझा है, अगर आपको सिद्धांत नहीं भी याद है तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, अगर आप उस सिद्धांत के पीछे का जो कंसेप्ट है अगर आप उसको समझते हैं तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का वैश्विक वितरण सबसे निकटता से मेल खाता है। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। कह रहे हैं कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये किससे मैच खाते हैं? कोल्ड ओशन करंट से मैच खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स विद हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, इससे भी नहीं मैच करते हैं। रीजन्स ऑफ डिसेंडिंग एयर इन सब ट्रॉपिकल हाइज, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ITCZ से मैच करते हैं। ITCZ वो रीजन होता है जहाँ पर व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें एक दूसरे से मिलती हैं, उसको ITCZ बोलते हैं। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास ही वेरी करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे सरल माप है? जनसंख्या घनत्व को सबसे सरल माप तो भाई अरिथमेटिक डेंसिटी ही होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, और यहाँ पर कोरोक्रोमेटिक मैप के बारे में कहा जा रहा है और कोरोप्लेथ मैप के बारे में कहा जा रहा है, और लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है चोरोक्रोमेटिक और चोरोप्लेथ मानचित्र। कोई बात नहीं, लगता है कि जिसने भी इसको ट्रांसलेट किया है, मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए उसने कोरोक्रोमेटिक को चोरोक्रोमेटिक लिख दिया है। कोई नहीं, हमको तो इंग्लिश पर ध्यान देना है। कोरोक्रोमेटिक मैप डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम कोरोप्लेथ मैप बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स। देखिए, कोरोक्रोमेटिक मैप अलग होता है, कोरोप्लेथ मैप अलग होता है। अगर आपने कोरोक्रोमेटिक मैप को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि वहाँ पर मतलब स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर क्वालिटेटिव रीजनल कैटेगरीज़, यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्वालिटेटिव रीजनल कैटेगरीज़ विदाउट स्टैटिस्टिकल रेशियोज़, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ना इंटरपोलेशन होता है, ना मात्रात्मक प्रवणताएँ होती हैं। जब स्टैटिस्टिक्स का यूज़ ही नहीं होता है स्टैट्स का, तो मात्रात्मक प्रवणताएँ कहाँ से आएंगी? यहाँ पर भी स्टैट्स का यूज़ किया जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो है ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, एक तटीय खंड जो ऊंचे समुद्र तटों, समुद्री छतों और अंतर्देशीय स्थानांतरित लहर कट प्लेटफार्मों को दर्शाता है, इंगित करता है। अ कोस्टल स्ट्रेच,
एक कोस्टल एरिया है। ये क्या क्या दिखा रहा है? रेज्ड बीचेस, ऊपर उठे हुए बीच को दिखा रहा है, मैरीन टेरेसेस इनको दिखा रहा है, और इनलैंड शिफ्टेड वेव कट प्लेटफॉर्म्स को भी दिखा रहा है। कैसे बना, क्यों बन रहा है, इसके पीछे का कारण दिया हुआ है। तो देखिए, अब एलिमिनेशन टेक्निक को आप अपनाइए तो कोरल रीफ हो नहीं सकता, डेल्टिक प्रोग्रेडेशन ये भी नहीं हो सकता, एओस्टैटिक राइज इन रीसेबल ये भी नहीं हो सकता है, आइसोस्टैटिक अपलिफ्ट रिलेटिव टू सी लेवल ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कहने का मतलब ये है कि समुद्र तल के सापेक्ष जो स्थलीय भाग है उस वो ऊपर की ओर उठ गया है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन नंबर 59 कि उत्तर से दक्षिण तक भारत के भौगोलिक विभाजनों को उनकी संरचनात्मक स्थिति के आधार पर सही अनुक्रम में पहचान कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है भाई। सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसके बाद जो है उत्तरी मैदान है, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 अच्छा सवाल है, माइग्रेशन की जो थ्योरीज हैं वहाँ से लिया गया है कि जनसंख्या गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत बताता है कि प्रवास के प्रकार सामाजिक विकास के चरणों के साथ व्यवस्थित रूप से भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल यही बताता है। प्रमुख ग्रामीण से शहरी प्रवास, ठीक है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन और तेज़ी से शहरी विकास से जुड़े चरण की पहचान कीजिए। देखिए, ये जो जेलिंस्की का सिद्धांत है, ट्रांजिशन थ्योरी है, मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी, इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अर्ली ट्रांजिशनल सोसाइटी में क्या होता है कि ग्रामीण से शहरी प्रवास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार। इसको छोड़िए, इंग्लिश में पढ़िए। द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये कह रहा है कि प्रिडिक्ट्स दैट मैक्सिमम बायोमास और मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी कब होती है। तो वो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेज। ये जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेज होती है, इसमें जो है मैक्सिमम बायोमास और मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी देखी जाती है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 62 कि भारतीय क्षेत्रीय योजना ढांचे में योजना क्षेत्र की अवधारणा। इंग्लिश में देखिए, इन द इंडियन रीजनल प्लानिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो इंडिया का जो मेथड है रीजनल प्लानिंग का, उसके आधार पर प्लानिंग रीजन का जो कंसेप्ट है, प्लानिंग रीजन, वो प्राइमरली एम्फेसाइजेज विच प्रिंसिपल, मतलब किस प्रिंसिपल पर वो आधारित होता है। तो देखिए, चलिए एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है समान जनसंख्या घनत्व वितरण, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं हो सकता है। अगला कहा जा रहा है क्लाइमेटिक होमोजेनिटी एज ए डोमिनेंट क्रिएशन क्राइटेरिया, ये भी नहीं हो सकता है। अगला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एज द प्रिंसिपल बेसिस, ये भी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, फंक्शनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड स्पेशियल कोहेरेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इन कार्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइग्रेशन फ्लोज बिटवीन सिटीज़। शहरों के बीच में जो माइग्रेशन होता है उसको हमें मानचित्रों के द्वारा दिखाना है। तो इसके लिए हम फ्लो लाइन मैप का यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, एक नदी परिदृश्य में यू आकार की घाटियों, लटकती घाटियों और कटे हुए स्पर्श के सह अस्तित्व का तात्पर्य है coexistence of U-shaped valleys, hanging valleys and truncated spurs। ठीक है, इन ए फ्लूवियल लैंडस्केप इम्प्लाइज, क्यों बन रहे हैं एक ही फ्लूवियल लैंडस्केप में यू शेप वैलीज बन रही हैं, हैंगिंग वैली बन रही हैं, ट्रंकेटेड स्पर्स बन रही हैं। तो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पहले ग्लेशियर्स रहे होंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विकास ध्रुव सिद्धांत से संबंधित एक क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, चारों में से कौन सही कौन गलत है इसका पता करना है। देखिए, विकास ध्रुव सिद्धांत कहता है, यह सुझाव देता है कि विकास पूरे स्थान पर समान रूप से फैलता है। ये गलत है, ऐसा नहीं कहा था पेरोक्स ने। यह रणनीतिक केंद्रों में आर्थिक गतिविधियों की एकाग्रता पर जोर देता है। ये ठीक है।
यह मानता है कि प्रसार प्रभावों के माध्यम से विकास बाहर की ओर फैलता है, ये भी सही है। यह क्षेत्रीय विकास में शहरी केंद्रों की भूमिका को नहीं खारिज नहीं करता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी और सी सही है, इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर कुछ आर्थिक प्रणालियाँ दी हुई हैं। प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉलेज इंटेंसिटी। नॉलेज की बात हो रही है विद मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। वर्तमान समय का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें जो नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है वो किस में ज़्यादा पड़ रही है, किस में कम पड़ रही है, इसके आधार पर आपको अरेंज करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र में दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी, माध्यमिक क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, तृतीयक क्षेत्र में और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी। और चतुर्थक क्षेत्र के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, बहुत ही ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ABCD, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि से निम्नलिखित में कौन सा परिणाम होने की अधिक संभावना है। देखिए, जो समुद्र का जो तापमान इंक्रीज हो रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण, उसमें आपने पढ़ा है, कोरल ब्लीचिंग में आपने पढ़ा है, कोरल ब्लीचिंग इससे प्रभावित होगी, मतलब कोरल ब्लीचिंग होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। भारत में शहरीकरण और औद्योगिकरण के बीच संबंध की पहचान कीजिए। सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक, इसका आपको इस्तेमाल करना है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अट्रैक्ट लेबर माइग्रेशन। जो भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं, वो बाहर से लेबर्स को अट्रैक्ट करती हैं, लीडिंग टू मेट्रोपॉलिटन एक्सपेंशन। और जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, जब भी लेबर आती है तो अपने घरों का निर्माण भी करती है और इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ का एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। बाकी के एक भी ऑप्शन पढ़िएगा आप, एक भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्थानिक विश्लेषण में, लोकेशनल एनालिसिस में स्थानिक अंतरक्रिया का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन इज थ्योरेटिकली ग्राउंडेड इन, सैद्धांतिक रूप से किस पर आधारित है। मतलब ये जो लोकेशनल एनालिसिस हम लोग करते हैं, इसमें जो स्पेशल इंटरेक्शन का जो प्रिंसिपल होता है कि चीज़ें आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, तो वो ना तो ए है, ना ही बी है, ना ही डी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। परिवहन योजना के लिए कार्यात्मक क्षेत्रीकरण की सही निहितार्थ की पहचान कीजिए। हिंदी को गोली मारिए, अंग्रेजी पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ फंक्शनल रीजनलाइजेशन फॉर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। हमको ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग करनी है और हमारा उद्देश्य है फंक्शनल रीजनलाइजेशन, कार्यात्मक क्षेत्रीकरण हमारा फंक्शन है और ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग हमको करनी है। अब हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू रीजनल इकोनॉमिक लिंकेज, भाई ये तो हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इग्नोर्स कम्यूटिंग पैटर्न्स, ये तो हो ही नहीं सकता है। कम्यूटिंग पैटर्न्स को कैसे वो इग्नोर कर सकता है, ये भी संभव नहीं है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शुड फॉलो एडमिनिस्ट्रेटिव, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग मस्ट अलाइंड विद फ्लोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कम्यूटर्स विद इन नोडल रीजन्स, ये बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। आइसोस्टेसी का सिद्धांत मुख्य रूप से हिमनद के बाद के पलटाव की व्याख्या किस कारण से करता है। द प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी एक्सप्लेन्स पोस्ट ग्लेशियल रिबाउंड प्राइमरली ड्यू टू, देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इलास्टिक लिथोस्फेरिक रिकवरी ओवर एस्थेनोस्फीयर। बाकी एलिमिनेशन टेक्निक से तीनों ही गलत हो जाते हैं। ठीक है। एस्थोनोस्फीयर पर लोचदार स्थल मंडलीय पुनर्प्राप्ति, आइसोस्टेसी के सिद्धांत में को अगर आपने पढ़ा है और अगर आपने देखा है कि आपने वैसे ही कई जगह पर लिखा हुआ भी, बहुत कम ही जगह पर लिखा हुआ है कि जब पोस्ट ग्लेशियल पीरियड आया, जब देखिए जब ग्लेशियर्स थे तो ये जो लिथोस्फीयर था वो नीचे की ओर बैठ गया था। जब ये ग्लेशियर्स पिघल गए तो ये जो लिथोस्फीयर है वो पुनः ऊपर की ओर उठ गया। ठीक है, बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्षेत्रीय विकास के संकेतकों के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिकेटर्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, चलिए इसको पढ़ देते हैं और एलिमिनेशन टेक्निक से हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर देंगे। देखिए,
चलिए जिसको हटाना है पहले उसको ज़रा देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द ओनली वेरिएबल यूज्ड इन डेवलपमेंट असेसमेंट। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। पर कैपिटा इनकम अलोन एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, मतलब पर कैपिटा इनकम से ही सब कुछ मिल जाएगा क्या रीजनल डेवलपमेंट? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। क्लाइमेटिक यूनिफॉर्मिटी सर्व्स एज द मोस्ट रिलायबल, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है। अब इसको पढ़ते हैं। कंपोजिट इंडिकेटर्स कंबाइनिंग सोशल इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडिकेटर्स, मतलब सोशल भी हों, इकोनॉमिक भी हों और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स भी हों, ये मोर रिलायबल असेसमेंट को प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर इनके आधार पर हम असेसमेंट करते हैं, सोशल इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स के आधार पर अगर हम असेसमेंट करते हैं, तो हम रीजनल डेवलपमेंट को के रिगार्डिंग मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। बस यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। प्रवास प्रक्रिया की पहचान कीजिए जिसमें एक एकल प्रत्यक्ष स्थानांतरण के बजाय मध्यवर्ती चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से आंदोलन शामिल है। छोड़िए इसको, इंग्लिश में पढ़िए। आइडेंटिफाई द माइग्रेशन प्रोसेस। देखिए माइग्रेशन प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर 4 प्रोसेस दिए हुए हैं दैट इन्वॉल्व्स। अब इसकी विशेषता क्या है इस माइग्रेशन की, कि मूवमेंट थ्रू ए सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस। पहले एक बार मूवमेंट हो रहा है, फिर दोबारा, फिर तीसरा, फिर 4 बार, पहले आदमी यहाँ आए, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है ना। देन ए सिंगल डायरेक्ट रिलोकेशन, मतलब सीधे वहाँ नहीं जा रहा है, बीच में से होते हुए जा रहा है। पहले गांव से कस्बे में पहुँचा, कस्बे से जो है थोड़े से बड़े उससे बड़े कस्बे में पहुँचा, फिर बड़े शहर में पहुँचा, फिर राजधानी नगर में पहुँचा, फिर देश की राजधानी में पहुँच गया है ना। तो ये स्टेप माइग्रेशन होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिकल जियोपॉलिटिकल थ्योरीज, जो जियोपॉलिटिकल थ्योरीज अगर आपने पढ़ी हैं, अगर आपने मैकेंडर का सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है, द स्ट्रेटजिक रिलीवेंस ऑफ द यूरेशियन कोर एरिया, ये जो यूरेशियन कोर एरिया है उसका जो स्ट्रेटजिक रिलीवेंस है, इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय विच प्रोपोजिशन। मैकेंडर ने क्या कहा था, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है। ऑप्शन ए आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। बहुत ही आसान सवाल है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन की कमी होती है। इसका प्रमुख कारण होता है कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, ध्रुवीय समताप मंडल में क्या होता है कि बादलों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसको ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आप सही कर लेंगे। बस आप ऑप्शंस को पढ़िए, एक बार ध्यान से इनको पढ़िए और आपको सही ऑप्शन स्वतः मिल जाएगा। बस आप ध्यान से थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब चलिए इसको छोड़िए, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो रीजनरेट हो सकते हैं, दोबारा पैदा हो सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं विद इन ए ह्यूमन टाइम स्केल। मतलब जब तक आदमी है, जब तक जो आदमी का जो एग्जिस्टेंस की जो अवधि है, उस अवधि में रिन्यूएबल रिसोर्स दोबारा बन सकते हैं अगर सही से इनको मैनेज किया जाए। जैसे कि वन है, मिट्टी है, ये दोबारा बन सकते हैं, है ना, अगर इनको सही से मैनेज किया जाए। बस यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी आप तीनों पढ़ेंगे तो आपको तीनों गलत लगेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। अगर आप लॉरेंज वक्र के बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, बस आपने एक बार पढ़ा हुआ है बस लॉरेंज कर्व को, और अगर आप चारों ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने एक बार लॉरेंज वक्र बनाया है और बना के अगर आप भूल भी गए हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को सही से कर लेंगे। देखिए, ऑप्शन कह रहा है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस का तो यूज ही नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एरिया, ये भी नहीं हो सकता, रेनफॉल नहीं है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सेटलमेंट्स, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम रिसोर्स, इसका यूज़ किया जाता है लॉरेंज वक्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी रीडिफाइंड स्पेशियल एनालिसिस प्राइमरीली थ्रू द अडॉप्शन ऑफ। देखिए, अगर आपने मात्रात्मक क्रांति या क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को पढ़ा है तो आप जानते हैं वहाँ पर सांख्यिकी अनुमान, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस और मॉडल बिल्डिंग का काम किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, अ रिवर एग्जिबिटिंग ग्रेडेड प्रोफाइल। एक रिवर है जो कि ग्रेडेड प्रोफाइल को एग्जिबिट कर रही है, उसका प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर फ्लड प्लेन की वाइडनिंग, फ्लड प्लेन भी चौड़ा हो गया है, मियांडर्स कट ऑफ का निर्माण हो गया है। क्यों, क्या बता रही है रिवर? इस रिवर में ये तीनों चीज़ें क्यों नज़र आ रही हैं? उसके पीछे का कारण है लैटरल इरोजन और डिपोजिशन, और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। बहुत आसान सवाल है। अगर आपने SEZ के बारे में पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आप ऑप्शंस को पढ़िए। देखिए, SEZ प्राइमरली रेस्ट्रिक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऐसा तो नहीं होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कौन मना करेगा? अगर लोग पैसा देना चाहेंगे तो भाई कौन पैसा नहीं लेना चाहेगा, आप ये बताइए। SEZ ऑपरेट्स विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंसेंटिव्स, ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना पैसे के चले? SEZ फंक्शन ओनली एज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट सेंटर, ये भी नहीं हो सकता है। भाई सिर्फ हम कृषि की ही चीज़ों का क्यों निर्यात करेंगे? हम कुछ भी निर्यात कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसको पढ़िए। SEZ प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एनक्लेव्स डिज़ाइन टू प्रोमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस यूज्ड फॉर रीजनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी स्टडीज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल यूजली रिप्रेजेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन है और मैं भी नहीं जानता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा एग्रीकल्चरल आउटपुट इंडिकेटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। सतत विकास की अवधारणा, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, सबसे अच्छी तरह से परिलक्षित होती हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों को पढ़िए और किस ऑप्शन से सतत विकास की अवधारणा, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, वो किससे सबसे अच्छा समझ में आ रहा है, बस इतना आपको बताना है। तो पहला है पीढ़ी दर पीढ़ी समानता और संसाधन संरक्षण, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा है विनियमन के बिना औद्योगिक विस्तार, है ना, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन विदाउट रेगुलेशन, अरे ऐसे कैसे सकता है भाई, कोई नियम कानून तो होंगे, है ना। तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिपेंडेंट ऑफ इकोलॉजी, नहीं ये तो भी नहीं हो सकता, पर्यावरण को क्यों नुकसान पहुंचाया जाए, है ना। और अनलिमिटेड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, मतलब सब कुछ निकाल डालो ज़मीन से, ये भी नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ जियोपॉलिटिकल थिंकर्स दिए हुए हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया, बस ये आपको बताना है। देखिए, मैकिंडर ने हार्टलैंड सिद्धांत दिया था। मैकिंडर का जो सिद्धांत है वो है हार्टलैंड सिद्धांत। ए का है दूसरा ऑप्शन सी, बाकी दिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ मैच कर रहा है। बहुत ही आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी एज एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन प्रेशर ऑन लैंड। पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि हमको बताती है ज़मीन पर मानव के प्रेशर को, मतलब जनसंख्या के प्रेशर को बताती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में समझेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी एज एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन प्रेशर ऑन लैंड। भूमि पर मानव की जनसंख्या का जो दबाव है उसको हम कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के माध्यम से, और इसको कहा जाता है अरिथमेटिक डेंसिटी। ठीक है, तो अरिथमेटिक डेंसिटी जो होती है, जो कि हमें बताती है, ये भी पॉपुलेशन डेंसिटी का एक इंडिकेटर है, ये हमें बता रही है भूमि पर मानव का दबाव कितना है। ठीक है, बिकम एनालिटिकली स्ट्रोंगर, ये जो इंडिकेटर है, ये जो अरिथमेटिक डेंसिटी है या ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये और भी ज़्यादा स्ट्रोंगर हो सकता है अगर इसके साथ इन चारों में से किसी एक का प्रयोग किया जाए। मतलब हम भूमि पर मानव की जो जनसंख्या है उसके दबाव को तो बता ही रहे हैं अरिथमेटिक डेंसिटी के माध्यम से, लेकिन उसके साथ साथ हम एक इंडिकेटर और यूज़ कर लेते हैं। और अगर हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का इंडिकेटर हम यूज़ कर लेते हैं, तो अरिथमेटिक डेंसिटी और ये जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी है, ये दोनों मिल के ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जनसंख्या घनत्व को एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसके प्रभाव को बता पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। हेडली कोशिका का अवरोही अंग सीधा किसके गठन में योगदान देता है? द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेडली सेल। हेडली सेल क्लाइमेटोलॉजी क्वेश्चन है। इसका जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हेडली सेल की जो एक पार्ट है वो ऊपर से नीचे की ओर बैठता है, उसमें हवाएं ऊपर से नीचे की ओर बैठती हैं। उसके कारण क्या बनता है तो आप जानते हैं, उसके कारण सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स का निर्माण होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ये मर्केटर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि द डिस्टॉर्शन पैटर्न ऑफ मर्केटर प्रोजेक्शन। ये जो मर्केटर प्रोजेक्शन होता है, इसका जो डिस्टॉर्शन पैटर्न होता है, अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो तो जो हायर लैटिट्यूड्स हैं उस तरफ जो महाद्वीप हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनका जो आकार है बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है, बहुत बड़े दिखने लग जाते हैं। becomes extreme towards higher latitudes because which property is preserved in this projection। इस प्रोजेक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी को संरक्षित किया जाता है जिसके कारण उच्च अक्षांशों में जो महाद्वीप हैं बहुत उनका जो आकार है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंगुलर कन्फॉर्मिटी। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 87 है। ये तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88। शीतकालीन रातों में घाटियों में होने वाले ताप ह्रास दर के व्युत्क्रमण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। देखिए ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है उसका ये क्वेश्चन है, और घाटियों में जब ये घटना होती है तो उसके पीछे का प्रमुख कारण होता है रेडिएशन कूलिंग ऑफ सरफेस एयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। बस इसको आप पढ़िए और बस सिर्फ पढ़ना है और आप इसको कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। दो लिस्ट दी हुई हैं। पहली लिस्ट में कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, दूसरी लिस्ट में उनसे संबंधित जो डायमेंशंस हैं वो दी हुई हैं। जैसे पहला दिया हुआ है अवसंरचना सूचकांक, तो इसका संबंध है भौतिक अवसंरचना आयाम से, ए का है चौथा, है ना। इसी तरीके से साक्षरता दर है, तो साक्षरता दर का जो डायमेंशन है वो है सामाजिक आयाम। प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, इसका आयाम है आर्थिक, और जीवन प्रत्याशा इसका आयाम है स्वास्थ्य। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 89 है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90 बहुत आसान सवाल है। अगर आप सिर्फ जानते हैं कि ये जो डायमंड कटिंग है ये एक फूट लूज इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको सही कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ये भी आपको पता होगा। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ती है। और जो पेट्रोकेमिकल उद्योग है वो संसाधन आधारित उद्योग है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ए का एस, बी का आर, सी का क्यू और डी का पी क्यू आर एस, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इनको मैच करना है। तो ए का एस, बी का आर, सी का क्यू और डी का पी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कास्ट टोपोग्राफी से संबंधित है। कास्ट टोपोग्राफी इज मोस्ट इंटेंसिवली डेवलप्ड वेयर लाइमस्टोन एरिया एग्जिबिट। देखिए एब्सेंस ऑफ जॉइंट में तो कुछ होने वाला नहीं है। मैसिव बेसाल्टिक कवर होगा तो अंदर पानी प्रवेश नहीं करेगा तो भी कुछ नहीं होगा। लो रेनफॉल होगी तो वहाँ तो ये होगा नहीं। ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, इम्परमिएबल स्ट्रेटा बिलो सोल्यूबल रॉक्स। नीचे जो है वो ऐसी चट्टानें हों जिसके नीचे पानी ना जाने पाए, और उसके ऊपर ऐसी चट्टानें हों, मतलब नीचे वाली जो चट्टानें हैं इम्परमिएबल, उनके ऊपर लाइमस्टोन रॉक्स हों जो कि सॉल्युबल होती हैं। तो कास्ट स्थलाकृति का बहुत अच्छे से निर्माण आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। रिमलैंड सिद्धांत का क्वेश्चन है। बस आप ऑप्शन को पढ़िए। रिमलैंड सिद्धांत को अगर आप समझते हैं, अगर आप इसको जानते हैं तो ये समुद्र शक्ति से संबंधित सिद्धांत है। अगर आप ऑप्शन को पढ़िए और ऑप्शन सी को सिर्फ पढ़िए। यह सिद्धांत समुद्री मार्गों के रणनीतिक महत्व को खारिज करता है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऑप्शन सी हो नहीं सकता। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, बचा बी। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स ए, बी और डी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ये भी बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा सवाल है। बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। जैसे जो पनबिजली है वो पश्चिमी घाट और हिमालय की नदियों में क्षमता होती है हाइड्रो पावर को पैदा करने की, तो सी का दूसरा, और अगर आप देखें तो ऑप्शन सी में ही सी का दूसरा दिया हुआ है, बाकी तो सब मैच हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। भूगोल में व्यवहार दृष्टिकोण बिहेवियरल अप्रोच इन ज्योग्राफी इमर्ज्ड एज ए क्रिटिक ऑफ क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी मेनली बिकॉज ऑफ। बहुत आसान सवाल है।
निगलेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की उपेक्षा की गई थी। इस कारण से जो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी थी उसमें जो संज्ञानात्मक प्रोसेस थे, जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं थीं, जो मानव का मन था, उसकी उपेक्षा की गई थी। उसके परिणाम स्वरूप जो है भूगोल में व्यवहारात्मक या बिहेवियरल अप्रोच उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। एट नाइट, रातों में, इन विंटर एट हाई लैटिट्यूड्स, उच्च अक्षांशों में, शीतकाल में, रातों में, द नेट रेडिएशन बैलेंस एट द अर्थ सरफेस बिकम्स नेगेटिव हो जाता है, माइनस में चला जाता है। नेट रेडिएशन बैलेंस क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन आया है। बस आपने अगर ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन का जो कंसेप्ट है, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो पहला ऑप्शन इसमें कहा जा रहा है कि आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन से, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज दैट कोइंसाइड विद एथनिक डिविजन्स आर मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस विच जियोपॉलिटिकल आउटकम। देखिए, यहाँ दो बातें हो रही हैं। मान लीजिए कि दो एथनिसिटी वाली ग्रुप हैं, एक यहाँ रह रहा है ग्रुप और एक यहाँ रह रहा है, और इन दोनों पर ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री जो है वो यहाँ का जो एथनिसिटी है उस पर निर्भर है, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है वो इस जगह पर इस लोकलिटी में पाई जाने वाली जो एथनिसिटी है उसके अराउंड उस पर निर्धारित की गई है। तो ऐसा इस प्रकार से अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज बनाते हैं तो जियोपॉलिटिकल आउटकम क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण हो जाएगा थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी टेरिटरीज। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। पुराणों में भौगोलिक विवरण एक ब्रह्मांड संबंधी विश्व दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसकी विशेषता है द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन इन द पुराणास। पुराणों में जो भूगोल के बारे में बताई गई हैं बातें, वो रिफ्लेक्ट्स ए कॉस्मोग्राफिक वर्ल्ड व्यू करेक्टराइज्ड बाय, उसमें पूरे जो विश्व का जो दृष्टिकोण है ना, वो एक कॉस्मोग्राफिक वर्ल्ड की तरह दिखाया गया है ना, ब्रह्मांड संबंधी विश्व दृष्टिकोण को दिखाया गया है। तो वो इन चारों में से ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं किसके द्वारा करेक्टराइज होता है, कौन इसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो देखिए, एम्पेरिकल कार्टोग्राफिक प्रिसीजन उस समय तो भाई था नहीं, ये बात बिल्कुल सही है ना। नेविगेशन मैपिंग भी नहीं हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। एस्ट्रोनॉमिकल कोऑर्डिनेट ग्रिड सिस्टम ये भी उस समय डेवलप नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मिथिकल सिंबॉलिक स्पेशियल स्ट्रक्चरिंग, पौराणिक प्रतीकात्मक स्थानिक संरचना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। स्थानिक आर्थिक प्रणालियों के भीतर पहुंच, संपर्क और परिवहन लागत के बीच सही संबंध की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद इन स्पेशल इकोनॉमिक सिस्टम। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स को रीड करना है। आप इन चारों स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आप अपने आप सही कर लेंगे। बस दिमाग में आपको रखना है कि एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बस आपको सोच के रखना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि हायर कनेक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। ये कह रहे हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, इस कारण से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो है ना, तो हायर कनेक्टिविटी के कारण अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में जो खर्चा आएगा उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी रिगार्डलेस ऑफ नेटवर्क डेंसिटी, ऐसा भी नहीं है भाई, ये तो चेंज होती रहती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है। एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी आर अनरिलेटेड टू स्पेशल इंटरेक्शन, नहीं, ये क्यों, ये दोनों रिलेटेड हैं, अनरिलेटेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हायर एक्सेसिबिलिटी जनरली रिड्यूसेस इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन रीजनल इकोनॉमिक्स, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। उच्च सुलभता, हाई एक्सेसिबिलिटी आमतौर पर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में प्रभावी परिवहन लागत को कम कर देती हैं, है ना।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ली का प्रवास का जो मॉडल है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। ली का जो प्रवास का मॉडल है, मूल स्थान पर किस प्रकार के कारक से प्रवास निर्णय शुरू होने की सबसे अधिक संभावना है अकॉर्डिंग टू लीज माइग्रेशन मॉडल। आप हमेशा इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश से ही क्लियर होगा। विच टाइप ऑफ फैक्टर एट प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, इज़ मोस्ट लाइकली टू इनिशिएट द माइग्रेशन डिसीजन। मतलब ली का मॉडल जो है उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो ओरिजिन प्लेस होता है, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है, वहाँ पर व्यक्ति क्या सोचता है कि वो माइग्रेशन करने का निर्णय ले लेता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वहाँ पर पुश फैक्टर्स काम करते हैं। पुश फैक्टर्स काम करते हैं, जहाँ उसको जाना होता है उस जगह के पुल फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन यह पूछा जा रहा है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात कही जा रही है, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन पर पुश फैक्टर्स काम करेंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सी और डी जलवायु के बीच की सीमा मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित की जाती? बहुत ही आसान सवाल है। सबसे ठंडे महीने का तापमान, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी के 17 क्वेश्चंस का अपने आधार पर बिल्कुल सही आंसर मैंने आपको बताया है। आप अपनी आंसर की से और मेरे इस वीडियो में जो मैंने आंसर बताए हैं उन दोनों को आप मैच करिए और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब मैं अभी 2-4 दिन लोगों से पता कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जा रही है। लेकिन हाँ, पेपर को देखते हुए, क्योंकि 2 घंटे का पेपर था, इतना बड़ा पेपर था, पेपर बहुत बड़ा है और जिन बच्चों की इंग्लिश में थोड़ा सा मतलब हाथ तंग है, हिंदी में उनके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, उनको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर था इसके लिए 2.5 घंटे या 3 घंटे का समय देना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, कंपटीशन तो कंपटीशन होता है सभी के लिए। ये क्वेश्चंस तो सभी के लिए आए हैं। हाँ, जिनके पास इंग्लिश जिनका हाथ इंग्लिश में अच्छा है, जिनकी इंग्लिश पे थोड़ी सी अच्छी पकड़ है, उनके लिए ये पेपर जो है बहुत आसान पेपर है और सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से ये इस पेपर को आप सॉल्व कर सकते थे। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 80 क्वेश्चन कर पाना टोटल, अगर जैसे जीएस का पेपर मैं देख रहा हूँ और ये पेपर मैं देख रहा हूँ, अगर आपने 80 क्वेश्चन कर लिया है तो आप सेफ साइड में हैं। और लोग मिल रहे हैं जो कि इतने क्वेश्चंस तक पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी और भी लोगों से मैं चर्चा करूँगा और उसके बाद ही क्या कट ऑफ होगी, कैसे क्या कितना क्वेश्चन पर इंटरव्यू कॉल हो सकती है, वो फिर मैं आपको बताऊँगा। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।